हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करेंगे, वीडी सावरकर के बारे में बात करेंगे और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इन चारों को आज हम यहाँ पर देखें और ये सारे जो हैं चारों के चारों राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार यूजीसी नेट ने बनाए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी से। इनका जन्म 27 जून 1838 को नेहाटी यानी बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता में हुई। इनके पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी एवं माता का नाम दुर्गा देवी था। वे बांग्ला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने वाले समूह के पहले साहित्यकार थे। इनकी पहचान एक कवि, उपन्यास एवं पत्रकार के रूप में रही है। बंकिम चंद्र 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम स्नातक थे। सरकारी सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के ऊंचे ओहदे पर रहने के पश्चात भी लिखना इनकी व्यक्तिगत क्या थी? रुचि थी। इनकी पहली रचना राजमोहन्स वाइफ है जो अंग्रेजी में लिखी गई है। आगे देखते हैं, बांग्ला भाषा की इनकी पहली रचना दुर्गेश नंदिनी है। दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है? ये कई बार पूछा गया है। तो 1865 में ही लिखी गई थी, क्रम में भी मिलाने के लिए आ जाता है। इनकी दूसरी रचना कपाल कुंडला है। कपाल कुंडला है, ये 1866 में लिखी गई है। 1872 में इन्होंने मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन किया। इन्होंने अपने उपन्यास विष वृक्ष का प्रकाशन बंग दर्शन पत्रिका में किया। कृष्ण कांतेर विल में अंग्रेजी शासन पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। इनकी अन्य रचनाओं में मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधरानी, इंदिरा, रजनी, राज चंद्रशेखर, तो ये सारी की सारी इन्हीं की जो है अन्य रचनाएं हैं। राज सिंह एवं कमला कांतेर दफ्तर प्रमुख हैं। सीताराम इनकी अंतिम रचना थी, जिससे एक हिंदू शासक द्वारा मुस्लिम सत्ता के प्रतिरोध का वर्णन है। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित नाम से भी कुछ लेख लिखे। इनकी कविताओं का संग्रह ललिता ओ मानुष के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र की तुलना द काउंट ऑफ मोंटे क्राइस्टो के फ्रेंच लेखक अलेक्जेंडर डूमस ने से की जाती है। आनंद मठ इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है, जो 1882 में बांग्ला भाषा में लिखा गया था। आनंद मठ की पृष्ठभूमि 1773 में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस उपन्यास ने बंगाली युवाओं के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया है। डॉक्टर नागेंद्र चंद्र सेन गुप्त ने आनंद मठ अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आनंद मठ का प्रकाशन भारत की अन्य भाषाओं में हुआ है। हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के अनुवाद भी लोकप्रिय हुए हैं। आनंद मठ में 1875 में लिखा गया गीत वंदे मातरम 1885 में जोड़ा गया, जिसके पहले दो पद जो है संस्कृत भाषा के हैं और आगे के पद जो है बांग्ला भाषा में है। आगे देखते हैं, वंदे मातरम गीत ने बंगाल के बाहर भी लोकप्रियता अर्जित की और इस गीत की प्रारंभिक पंक्तियों में भारत भूमि का सुंदर चित्र है। वहीं आगे के पदों में भारत माता की स्तुति दुर्गा के रूप में की गई है। इस गीत को आनंद मठ में साधु भावानंद गाता है। इस गीत को लिखने की प्रेरणा जो है बंकिम चंद्र को सरकारी समारोह में ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित गॉड सेव क्वीन को अनिवार्यता के कारण मिली है। वंदे मातरम गीत का पहला अंग्रेजी अनुवाद महर्षि अरविंदो घोष ने किया था। हिंदी में इनका अनुवाद मदन लाल कांत ने किया है। वहीं उर्दू में इसका अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
इसको कंपोज़ करने यानी संगीत देने और गाने का श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर को है और 1937 में कांग्रेस ने इनके शुरू के 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान लिया है। पहली बार इस गीत को गाने के विरोध में 1923 को कांग्रेस अधिवेशन में काकीनाडा अधिवेशन में उठा, जब अध्यक्ष मोहम्मद अली ने यह कहते हुए ऐतराज़ उठाया कि इसमें हिंदू देवताओं का चित्रण है। इस समय गीत की प्रस्तुति शास्त्रीय दर्शन के महान गायक विष्णु दिगंबर पुलशंकर ने की। इन्होंने गीत को बीच में नहीं रोका। 1906 में बंगाल विभाजन के कारण उपजे असंतोष के कारण सरकार ने इस गीत पर प्रतिबंध लगाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं मोतीलाल घोष की बारी साल में इस प्रतिबंध का विरोध किया था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें बनर्जी एवं घोष घायल हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम अखबार निकाला। बिपिन चंद्र पाल ने भी 1906 में वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन किया। सिस्टर निवेदिता ने अपने स्कूल में इस गीत को जारी रखा। भारत की पहली बार जो है 1907 में स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज के नीचे पहली बार वंदे मातरम अंकित किया गया और यहीं पर भारतीय नेताओं श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा आदि ने इसे गाया। संविधान सभा की पहली बैठक भी इसी गीत से प्रारंभ हुई एवं बैठक का संपादन रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना जन गण मन से हुई थी। भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को इसे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया और क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम को उद्घोष कर हर बार फांसी को गले लगाया। भगत सिंह ने अपने पिता को जो पत्र लिखा वे भी वंदे मातरम के अभिवादन से ही है। आगे देखते हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। इनके पिता दामोदर सावरकर तथा माता राधाबाई थी। परिवार की दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण भी पढ़ाई को जारी रखा और पूना के फर्ग्यूसन से बीए की उपाधि धारण की। छात्र जीवन में ही उनके विचार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। 1905 के बंगाल विभाजन के समय उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। तिलक सावरकर से प्रभावित थे। तिलक की अनुशंसा पर ही उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस में प्रवेश मिल गया, जहां वे भारतीय आजादी के लिए कार्य करने लगे। उनके लेख भारतीय समाजवादी एवं तलवार में प्रकाशित हुए और इनके क्रांतिकारी विचारों को युगांतर समाज अखबार ने ही प्रकाशित किया। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडियन हाउस में 1857 की क्रांति की जयंती मनाई। उन्होंने अपने तथ्यात्मक लेखों में 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। इनकी जो पुस्तक है बहुत बार पूछी जाती है यूजीसी नेट में, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इनकी पुस्तक का नाम है और ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई है। आगे चल के इंडिया हाउस के युवाओं के सहयोग से इनका अंग्रेज अनुवाद किया गया, किंतु ब्रिटेन और फ्रांस में इसका प्रकाशन संभव नहीं था। इस कारण इस हॉलैंड से प्रकाशित हुई। भारत में यह पुस्तक प्रतिबंधित थी। इसे टुकड़ों में गुप्त रूप से भारत भेजा गया और इन्हें पिकविक पेपर्स यानी स्क्रैप पेपर्स जो है नाम दिया गया। इसका दूसरा संस्करण लाला हरदयाल ने अमेरिका से निकाला, तीसरा संस्करण भगत सिंह ने निकाला, चौथा संस्करण सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया से निकाला। तो ये सारा हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पुस्तक पर जो है बैन लगाया गया था। इसलिए कैसे-कैसे करके ये जो प्रकाशित हुई, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। इंडिया हाउस में सावरकर की गतिविधियाँ। यहाँ रहते हुए सावरकर ने नौजवानों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। मदन लाल ढींगरा ने इनकी प्रेरणा से 1909 में करजन वायलू को गोली मार दी। जब इस घटना के विरोध में निंदा प्रस्ताव रखा गया तो सावरकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का क्या किया था, विरोध किया था। नासिक के जिलाधीश जैक्सन की हत्या के आरोप में सावरकर को भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन फिर जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते तो इनको छोड़ दिया जाता। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 जन्मों की सजा दी थी और 1910 में जब उन्हें भारत भेजा गया तो वे फ्रांस के शहर मार्सिलिया
के निकट समुद्र में कूद गए, किंतु फ्रांसीसी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया और वे 1921 और 11 और 21 तक यानी 10 साल तक अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रहे। भारत आने के पश्चात भी उन्हें 3 साल जेल में रखा और इन कैदियों को काले पानी की सजा दी गई और इसे दामिली कहा गया। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए दामिली किसे कहा जाता है, तो दामिली शब्दावली का अर्थ है उन कैदियों को दामिली कहा जाता है जिनको काले पानी की सजा दी गई यानी अंडमान निकोबार जेल में भेजा गया, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहां से निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आगे देखते हैं सावरकर के सामाजिक विचार। सावरकर छुआछूत एवं जाति प्रथा को हिंदू समाज के पतन का मूल कारण मानते हैं। इन्हीं के प्रयासों से बंबई में पतित पावन मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके दरवाजे सभी जातियों के लिए खुले थे। 1931 में बंबई में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने जाति प्रथा को भी पिछड़ेपन के कारण माना है। इन्होंने हिंदू समाज को 7 बेड़ियों में जकड़ा बताया है। स्पर्शबंदी कुछ लोग कुछ जातियों को छूना भी पसंद नहीं करते। रोटी बंदी कुछ जातियों के साथ लोग खाना पान से भी परहेज करते हैं। बेटी बंदी कुछ जातियों के साथ जो है विवाह संबंध भी स्वीकार नहीं करते। व्यवसाय बंदी कुछ व्यवसायों को संपादित करना निषेध मानते हैं। सिंधु बंदी विदेश यात्रा की वर्जना और शुद्धि बंदी हिंदू धर्म में वापस आना मुश्किल। वेद बंदी वेदों के अध्ययन की परंपरा से दूर। हिंदू महासभा एवं वीर सावरकर। तो हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर ने हिंदू समाज के उत्थान का आह्वान किया। वे अगले 7 साल तक हिंदू महासभा के क्या बने रहे, अध्यक्ष बने रहे। यहीं के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा है कि भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। सावरकर से जुड़ी अन्य जानकारी उन्होंने लंदन में बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की, किंतु उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। गांधी जी की हत्या पर संदेह के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की भारत यात्रा के अवसर पर उन्हें जेल में रखा गया। 1952 में उन्होंने अभिनव भारत संगठन को समाप्त कर दिया गया और सावरकर ने अन्य जल त्याग कर इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हुआ और काला पानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेरा आजीवन कारावास उनकी आत्मकथा है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सावरकर की रचनाओं से बंबई सरकार ने 1946 में प्रतिबंध समाप्त किया था। तो ये कहानी थी वीर सावरकर की। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता जो है गंगाधर थे। तिलक ने कॉलेज शिक्षा बंबई से प्राप्त की थी। 1879 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, किंतु सरकारी सेवा में जाना जीवन का लक्ष्य नहीं था। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश अच्छी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात भी ये सरकारी सेवा के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने भारतवर्ष की सेवा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का निश्चित किया। 1880 में उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी और इस कार्य में अगरकर भी उनके साथ थे। आगे चलकर वी.ए. आपटे भी इससे जुड़े गए और विष्णु चिपलुंकर तिलक के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल के संस्थापक सदस्य थे। 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। तिलक ने मराठा मतलब इनका समाचार पत्र था मराठा, जो कि अंग्रेजी में था। तिलक संपादक थे और केसरी जो मराठी में थी, मराठी भाषा में अगरकर संपादक थे, उसका प्रकाशन किया। तिलक ने केसरी को होम रूल का मुख्य पत्र बनाया था। तिलक से पहले केसरी के संपादक गोपाल गणेश अगरकर व मराठा के संपादक किलकर थे। आगे चलकर अगरकर इस अखबार से क्या हो गए, अलग हो गए।
कोल्हापुर के दीवान राव बहादुर बर्वे ने कोल्हापुर प्रशासन के दोषों को उजागर करने के कारण तिलक एवं अगरकर पर मानहानि का दावा किया। इस कारण 1882 में तिलक 4 माह की जेल जाना पड़ा। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय तिलक थे और तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव प्रारंभ किया और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। इन उत्सवों के पीछे वे यूनानी इतिहास ओलंपिक खेल से प्रेरित थे। पूना में प्लेग एवं तिलक की भूमिका। 1896 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। तिलक ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की और प्लेग कमिश्नर रैंड ने जनता पर अत्याचार किया। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं उनके सहयोग अर्नेस्ट की क्या कर दी, हत्या कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने इस मामले में तिलक पर टिप्पणी की। वे अखबार पर मानहानि का दावा करने बंबई गए, जहां उन्होंने 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया और 18 माह की सजा काटकर जेल से मुक्ति के पश्चात वे पुनः सार्वजनिक कार्यों में संलग्न हो गए। आगे देखते हैं। आगे है कांग्रेस एवं तिलक। तो 1889 में तिलक कांग्रेस में शामिल हुए। इस समय कांग्रेस का उदारवादियों का प्रभाव था। तिलक उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे। तिलक के अनुसार आग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा को देश के लिए आवश्यक माना है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उदारवादियों ने उग्रपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया। तिलक का मांडले निर्वासन देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड लेख। देश के दुर्भाग्य के आधार पर 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले निर्वासित कर दिया। मांडले की विषम परिस्थितियों में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। 1914 में वे जेल से मुक्त हो गए और उनके साथियों ने परामर्श दिया कि उन्हें राजनीति छोड़कर लेखन एवं अध्यापन करना चाहिए, किंतु तिलक ने कहा कि शायद मेरी नियति एक राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की है, मैं इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगा। तिलक ने पुनः हरिओम आंदोलन शुरू किया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है सारे क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जा चुके हैं, ये थोड़ा सा नया है। अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की प्रेरणा से तिलक ने महाराष्ट्र यानी बंबई को छोड़कर बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों को एक कराया और 1918 में वे इंग्लैंड गए वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए। शिरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा है, जनक कहा है। 1918 में तिलक दिल्ली अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वे समय पर नहीं पहुंच सके, जिस कारण मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्ष की थी। अप्रैल 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की उन्होंने स्थापना कर तिलक ने आगामी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़े रहे और 1 अगस्त 1920 में इसका निधन हो गया। तिलक के राजनीतिक विचार देखते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के आध्यात्मिक धारणा के विषय में वे भी स्टुअर्ट मिल के विचारों के निकट थे। राज्य के प्रयोजन के संबंध में वे उपयोगितावादी तर्क के विरोधी थे। उन्होंने भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति पर क्या दिया, बल दिया। स्वराज की धारणा, विदेशी शासन को तिलक ने स्वराज के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, जब तक सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जनता की भागीदारी नहीं होती, देश का विकास नहीं हो सकता।
चौथा है साधनों की पवित्रता। इस संदर्भ में तिलक की मान्यता थी कि वे साधनों की नैतिकता के स्थान पर उनकी प्रभावशीलता अधिक प्रभावी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा तिलक के अनुसार देश के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा महती आवश्यकता है। उन्होंने एक लिपि एवं एक भाषा हिंदी पर बल दिया। वे तकनीकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं राजनीतिक शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। तिलक के विचारों में स्वदेशी बहिष्कार एवं निष्क्रिय विरोध को महत्व दिया। हिंसक साधनों में अविश्वास तिलक के अनुसार भारतीय समाज क्रांति की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यहाँ क्रांतिकारी परिस्थितियों का संचालन संभव नहीं है। वे हिंसा के विरोधी थे, इसलिए अहिंसा के पक्षधर नहीं हैं। तिलक के सामाजिक विचारों की बात करें तो तिलक मूल रूप से राजनीतिक थे, किंतु उन्होंने समाज की सामाजिक बुराइयों पर अपना दृष्टिकोण रखा। समाज सुधार के स्थान पर राजनीतिक परिवर्तन को अधिक मान्यता दी। दूसरा है समाज सुधार कानूनी बाध्यता की अपेक्षा स्वप्रेरित हो। सामाजिक सुधार जन भावनाओं के अनुकूल होने चाहिए। तिलक ने छुआछूत को सामाजिक कलंक के रूप में देखा और उनके अनुसार छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है, तो मैं ऐसे ईश्वर को नकार दूंगा, ये तिलक का मानना था। तिलक ने विवाह की आयु जो है 15 वर्ष एवं लड़की की आयु जो है 20 वर्ष करने का जो है समर्थन किया था। उनके अनुसार 40 वर्ष की आयु के बाद विवाह नहीं करना चाहिए। वे विधवा विवाह के समर्थक थे। तिलक ने दहेज निषेध एवं मद्यपान निषेध का भी समर्थन किया। तिलक ने सांप्रदायिक सद्भावना का भी समर्थन किया। तिलक की प्रमुख रचनाएं गीता रहस्य, वेदों का काल निर्णय, वेदांत, ज्योतिष, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, द ओरियन, ये जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं तिलक के मित्र थे मिस्टर ब्लंट। कौन थे? मिस्टर ब्लंट इनके मित्र थे। द लेगेसी ऑफ लोकमान्य के लेखक जो है थियोडोर एल शाय हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लाला लाजपत राय। तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। इनके पिता महाजन एवं माता सिख थीं। पिता मुस्लिम विचारों से प्रेरित थे। लाला लाजपत राय ने वकील के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। हिसार एवं रोहतक में उन्होंने वकील के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की थी। उन्होंने पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। लाला जी शेर पंजाब, पंजाब केसरी नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी का भी संचालन किया। 1882 में दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए और आगे चलकर वे आर्य समाज के प्रबल प्रचारक बन गए। उन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक स्कूल और 1886 में लाहौर में स्थापित की। 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। पहली 1888 में इन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, किंतु वे उदारवादियों की नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता में कभी विश्वास नहीं किया। लालाजी उग्र विचारों के समर्थक थे। उनके अनुसार आग्रह अनुनय स्वराज की प्राप्ति में सफल नहीं है। उनके राजनीतिक सिद्धांत निष्क्रिय प्रतिरोध एवं स्वदेशी अवधारणा पर आधारित थे। इसी कारण कांग्रेस से युवा वर्ग उन्हें पसंद करने लगा, किंतु उदारवादी उनके विचारों से असहमत थे। इसी कारण 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में लाल बाल पाल को कांग्रेस से अलग कर दिया। समाज सेवा के प्रति भी उनका जज्बा था। 1897 से लेकर 1899 के मध्य जो है पंजाब में भयानक अकाल पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने जनहितकारी कार्यों के अच्छा सहयोग किया। उनकी प्रशंसा सरकार ने भी की। 1906 में उन्होंने गोखले के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। वहां से वे अमेरिका गए और 1907 में पंजाब के किसानों के लिए सरकार से संघर्ष किया। इस कारण लालाजी कुछ समय के लिए मांडले निर्वासित कर दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय वे इंग्लैंड की यात्रा पर थे। यहाँ पर उन्होंने जनमत को जागृत करने के लिए अच्छा कार्य किया। वहां से वे जापान एवं अमेरिका भी गए। यहाँ रहते हुए लालाजी ने भारतीय समस्याओं से उन देशों को भी अवगत कराया। अमेरिका में रहते हुए इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। स्थानीय भारतीयों को भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया।
असहयोग आंदोलन एवं लाला लाजपत राय। लाला जी ने असहयोग आंदोलन के समय पंजाब में अच्छा जनमत जागृत किया। आंदोलन के बीच में बंद करने से भी वे असंतुष्ट थे। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी और लाला लाजपत राय। तो लाला जी स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे, किंतु मोतीलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने स्वराज पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट नामक पार्टी की स्थापना की, किंतु धीरे-धीरे वे कांग्रेस के विचारधाराओं दूर होने लगे। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण लाला लाजपत राय हिंदू महासभा की तरफ आकर्षित हुए। लाला जी ने 1912 में अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की अध्यक्षता की और वे अछूतों के उत्थान के लिए सक्रिय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं लालाजी रूसी साम्यवादी क्रांति के कारण भारत में मजदूर संगठित होने लगे। 1920 में एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेकट बेकी वेकिकस वेकिटस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय 1920 में बंबई अधिवेशन में इसके पहले अध्यक्ष बने थे। साइमन कमीशन एवं लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन के आगमन पर भारत होगा यहाँ पे भारत के सभी हिस्सों में विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला जी के नेतृत्व में जुलूस जो है निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर लाठी चार्ज किया, जिससे लाला जी बुरी तरह घायल हुए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। पंजाब के युवा आक्रोश हो उठे। लाठीचार्ज के पश्चात लाला जी ने कहा, मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की शव पेटिका में कील के समान काम करेगा। लाला जी की हत्या का बदला जो है भगत सिंह एवं उनके साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। गांधी जी ने उनकी मृत्यु पर कहा, भारत के आकाश पर जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक लाला जी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हो सकती। लाला जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सब एक हो जाओ, अपना कर्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी भौतिक सुरक्षा हेतु सैनिकों की आवश्यकता। प्रमुख रचनाओं की बात करें, यंग इंडिया भारत की राजनीतिक भविष्य, अनहैप्पी इंडिया भारत का इंग्लैंड पर ऋण और प्रमुख अखबार, पंजाबी वंदे मातरम यानी दोनों दैनिक एवं द पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक, और वे मैजनी एवं गैरी वर्ल्डी से भी प्रभावित थे। उन्होंने मैजनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। तो आई होप आपको ये सारे जो हैं पसंद आए होंगे। अगले वाली वीडियो में हम बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।